ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब ये इनफर्टिलिटी पे आ जाते हैं कि इस पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसको किस तरह कर्टेल किया जा सकता है। खास तौर पर हमने पीसीओ से रिलेटेड इनफर्टिलिटी की बात की है, तो पहले अगर पीसीओस को हम लोग ट्रीट करेंगे और देन इनफर्टिलिटी का अगर प्रॉब्लम है तो उसकी तरफ जाएंगे। देखिए, अगर इनफर्टिलिटी मुनीबा सिर्फ पीसीओस की वजह से है, क्योंकि और भी तो रीजंस हो सकते हैं ना, तो अगर आप पीसीओस को ट्रीट करेंगे तो इनफर्टिलिटी भी ट्रीट हो जाएगी। लेकिन इनफर्टिलिटी अगर और लेवल और चीज़ों की वजह से भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर पीसीओस भी है लेकिन उसके साथ साथ आपका प्रोलैक्टिन भी ऊपर है, उसके साथ साथ अल्लाह ना करे आपकी एग्स की मैच्योरेशन ही नहीं होती है, या आपकी कोई ट्यूब ब्लॉक्ड है या कोई और रीजन है, तो फिर पीसीओस को भी ट्रीट करेंगे और आप और रीजन को भी ट्रीट करेंगे। आज हम बात करेंगे कि पीसीओस की वजह से जो इनफर्टिलिटी हो रही है उसको आप न्यूट्रिएंट से किस तरह से डील कर सकते हैं इस बारे में। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट दैट यू शुड बी हैविंग, ये वही वाला आपके पास न्यूट्रिएंट है जो आपके पास कंसेप्शन में भी खातून को दिया जाता है पहले 3 महीने में, कि कहीं एक ही सप्लीमेंट है जो दिया जाता है, और वो है एल-मिथाइल फोलेट। फॉलिक एसिड। कभी भी खाली फोलेट ना लें, हमेशा एल-मिथाइल फोलेट लें, क्योंकि बहुत सारी खवातीन जो हैं उनमें फोलेट को जिस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है जिस एंजाइम से, उसकी जीन जो है MTHFR वो इनएक्टिव होती है। मिथाइल फोलेट जब आप लेते हैं तो वो खवातीन भी जिनकी ये जीन इनएक्टिव है उनमें भी फोलेट की एक्टिव फॉर्म बन सकती है, तो हमेशा मिथाइल फोलेट लें। अच्छा, फोलेट एंड फॉलिक एसिड सेम है ना? फोलेट और फॉलिक एसिड सेम है, लेकिन मिथाइल फोलेट और फॉलिक एसिड सेम नहीं है। उसकी आपने जो फॉर्म लेनी है मिथाइल लेनी है, क्योंकि मुझे आपको मुनीबा नहीं पता कि कहीं हम MTHFR जीन रेजिस्टेंट तो नहीं है, तो अगर हम होंगे भी और हम मिथाइल की ये वाली फॉर्म लेंगे तो हमारी बॉडी को सीधा एक्टिव फोलेट मिलेगा। लेकिन उससे पहले कि हमें फिर वो रिपोर्ट्स करानी चाहिए? कोई रिपोर्ट्स कराने की जरूरत नहीं है, आप सप्लीमेंट्री मिथाइल फोलेट का लें। आपको क्यों करानी है? क्योंकि जब आप दूसरा फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी को इस एंजाइम के थ्रू उसमें कन्वर्ट होना होता है मिथाइल फोलेट में। अगर आप डायरेक्टली ये लेंगे तो कन्वर्जन ही नहीं होगी। सेकंड चीज, आपके पास जो जिंक है, जिंक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट 2 वजहों से। अच्छा, जिंक आपने या बिस्ग्लाइसिनेट लेना है या आपने ग्लूकोनेट लेना है। जिंक आपके पास एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का बड़ा पोटेंट इनहिबिटर है और एग मैच्योरिटी को भी इंक्रीज करता है। तीसरी आपने जो चीज लेनी है सेलेनियम। सेलेनियम आपका जो एग होता है ना, उसके अराउंड फ्लूइड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एग डेवलप हो सके, उस फ्लूइड को सपोर्ट करता है। सेलेनियम 200 माइक्रोग्राम आप डेली एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। जिंक आपका डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है 15 से 20 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम सम केसेस में एम्प्टी स्टमक। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सेलेनियम आपके पास ब्राज़ील नट्स में मौजूद है, जिंक आपके पास रेड मीट और शेलफिश में होता है, फोलेट आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मीट में होता है।